हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करते हैं परफेक्ट कंपटीशन की। पिछले वीडियो में वीडियो नंबर 2 में हम लोगों ने बात की थी रेवेन्यू कर्व्स परफेक्ट कंपटीशन में और मोनोपोली में। आज हम लोग बात करते हैं परफेक्ट कंपटीशन की कि परफेक्ट कंपटीशन की क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी फीचर्स क्या हैं और फिर उसके बाद में उसमें इक्विलिब्रियम कैसे होता है अलग अलग तरीकों से। फिर उसके बाद में हम लोग बात करते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन की एक डेफिनेशन। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं परफेक्ट कंपटीशन की डेफिनेशन जो कि बोल्डिंग ने दी है, वो इस प्रकार से है कि परफेक्टली कंपिटिटिव मार्केट इज अ सिचुएशन वेयर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स आर engaged in the purchase and sale of identically similar commodities who are in close contact with one another and who buy and sell freely among themselves। ये प्रोफेसर बोल्डिंग ने ये एक डेफिनेशन दी है परफेक्ट कंपटीशन की। पहली बात जो इस डेफिनेशन में हमको नजर आ रही है वो है परफेक्टली कंपिटिटिव मार्केट इज अ सिचुएशन वेयर द लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स आर इंगेज्ड इन परचेज एंड सेल ऑफ द सिमिलर गुड्स। यानी कि परफेक्ट कंपटीशन में बहुत लार्ज नंबर होता है बायर्स एंड सेलर्स का जो कि इंगेज होते हैं चीजों को खरीदने या बेचने। यहां पर खास बात ये ध्यान रखिएगा कि इंगेज वो ये नहीं लिखा है कि कहीं मार्केट में वो बैठे हुए आमने सामने बात कर रहे हैं ना, इंगेज है। इंगेज एक वाइड वर्ड हो गया। अब वो इंगेज टेलीफोन पर एक दूसरे से बात करके कर रहे हैं, इंटरनेट पर भी वो सेल और परचेज कर सकते हैं। वो कहीं भी कोई एक बायर कहीं बैठा है, सेलर कहीं बैठा है और वो किसी सूरत से किसी भी तरह से एक दूसरे से वो बात करके अपना सामान खरीद या बेच रहे हैं। कौन से? सिमिलर गुड्स का, यानी जो चीजें एक जैसी हैं, यानी उनमें कोई चेंज नहीं है। जिसे कि हम सिमिलर गुड्स को, जिसे कि हम आप परफेक्ट कंपटीशन में जो एक और वर्ड इस्तेमाल करते हैं वो होमोजेनस गुड का, यानी कि बहुत से एक सेलर और बहुत से एक बायर एंगेज हैं चीजों को, सिमिलर गुड्स को, होमोजेनस गुड्स को खरीदने और बेचने में, who are close contact with one another and who buy and sell freely among themselves। जो कि close contact में है अपने किसी भी तरीके से, किसी भी मीन ऑफ कम्युनिकेशन से, और वो फ्रीली उसको खरीद या बेच सकते हैं। ये एक परफेक्ट कंपटीशन की सिंपल डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन से हमें कुछ खास बातें परफेक्ट कंपटीशन की समझ में आते हैं जिनको कि हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। इस कैरेक्टरिस्टिक में आप देखिए पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। परफेक्ट कंपटीशन की खास बात यह है, पहली और सबसे खास बात यह है कि परफेक्ट कंपटीशन में बहुत लार्ज स्केल पर बायर्स भी होते हैं और बहुत लार्ज स्केल पर सेलर्स भी होते हैं। यानी वहां अनलिमिटेड बायर्स और अनलिमिटेड सेलर्स होते हैं जो अपना सामान बेच या खरीद रहे होते हैं। अब दूसरी खास बात क्या है? जो होमोजेनस प्रोडक्ट है, यानी एग्जिस्टेंस ऑफ होमोजेनस प्रोडक्ट, यानी जो प्रोडक्ट है वो होमोजेनस है, यानी एक ही तरीके का है। अब होमोजेनस को डिटेल में बात हम लोग बता दें आपको। होमोजेनस से मतलब होता है कि जितनी भी चीजें हैं, यानी जो भी प्रोडक्ट मार्केट में बिक रहा है वो एक ही आकार और प्रकार का है। यानी अगर ये पेन है तो जितने भी लोग पेन बेच रहे हैं वो सब एक ही तरह का पेन बना रहे हैं और एक ही तरह का पेन बेच रहे हैं। ना इसके रंग में, रूप में, शाइनिंग में, लिखावट में, इंक में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। लेकिन अब प्रॉब्लम ये होती है कि ऐसा हो नहीं सकता। कोई भी दो आदमी दो अलग अलग चीजें बनाएंगे तो उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। बहुत कम मार्केट ऐसी हैं जिनमें परफेक्ट कंपटीशन लागू होता है। उसमें से एक मार्केट है जैसे वेजिटेबल मार्केट है। अब वेजिटेबल मार्केट में अब हम लोग जब देखते हैं कि हम गए तो हमने देखा कि सब्जी रखी हुई, सब आलू रखा हुआ है। अब आलू जो है वो मालूम हुआ हर दुकान पर एक ही जैसा आलू बिकने को रखा हुआ है और उसका रंग, रूप, वजन हर तरह से एक ही रूप में है। तो अब वो जो है परफेक्ट कंपटीशन है। इस आलू का रेट भी जो है हर दुकान पर
एक ही दिखाई दे रहा है। गेहूं है, हर जगह एक जैसा गेहूं रखा हुआ, एक क्वालिटी का गेहूं हर जगह एक जैसा है, तो अब उसका रेट भी सब जगह एक जैसा है। तो परफेक्ट मार्केट में दूसरी बात क्या हो गई, पहली बात हुई बहुत लार्ज नंबर पे बायर एंड सेलर होते हैं, और दूसरी बात हो गई कि जो प्रोडक्ट है वो होमोजेनस होता है, फ्री एंट्री एंड एग्जिट होती है। अब फ्री एंट्री एंड एग्जिट से क्या मतलब है, यानी कि वहां कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने बायर आए और चले गए, कितने सेलर नए आ गए और चले गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो चाहे आ जाए मार्केट में, अपना माल बेचे और जब चाहे चला जाए। क्यों कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहां अनलिमिटेड सेलर्स हैं, और अनलिमिटेड सेलर में अगर कुछ सेलर बढ़ भी जाते हैं तो सबका जो सेल की परसेंटेज है वो इतनी नेग्लिजिबल कम होती है कि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई आकर बेच गया और कोई यहां से चला गया। यानी कुछ अगर मान लीजिए कहीं एक जगह 1000 सेलर हैं और अगर उसमें 10 सेलर और आ गए तो सबकी सेल बहुत थोड़ी सी कम होगी तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर 1000 में से 10 बाहर चले भी गए तो सबकी सेल बहुत थोड़ी सी बढ़ेगी तो भी किसी को असर नहीं पड़ता। तो इसलिए चूंकि लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, इसलिए मार्केट में एंट्री या एग्जिट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर उसके बाद में यहां पर हम लोग बात करते हैं कि जो सेलर और बायर होते हैं उनको मार्केट की पूरी नॉलेज होती है, यानी कहां पर कौन सा माल कितने का बिक रहा है, उसकी क्या प्राइस है, ये सबको मालूम होता है। क्यों? इसी से मार्केट में प्राइस तय होता है। परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस जो है वो कैसे तय होता है, वो मार्केट तय करती है। यहां कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति तय नहीं करता। मार्केट में कैसे प्राइस तय होता है, अगर सबको हर चीज की नॉलेज है तो मार्केट में प्राइस कैसे तय हो रहा है। अब मालूम हुआ सबने जाकर मंडी से आलू खरीदा है और सब मंडी से आलू खरीद कर आप 10 रुपए किलो लाए हैं और सब उसे 15 रुपए किलो बेच रहे हैं। तो अब सबको मालूम है कि 10 रुपए में मार्केट में माल बिक रहा है और 15 रुपए में हम बेच रहे हैं। तो अब अगर कोई उसको 16 रुपए में बेचना चाहेगा तो उसका माल नहीं बिकेगा, बाकी 15 रुपए वालों में सबका माल बिक जाएगा। और अगर कोई 14 रुपए में बेचेगा तो अगर एक 10 रुपए का माल लाके 14 में बेच सकता है तो बाकी भी 10 रुपए का माल लाए हैं 10 रुपए में और 14 रुपए में बेच सकते हैं। तो अब क्या होगा, प्राइस 14 रुपए तय हो जाएगी, तो अब नुकसान सबको हो जाएगा। तो इसलिए तय हो जाता है कि हम इतने रुपए में माल बिकेगा और मार्केट फोर्सेस उसे तय कर लेती हैं और फिर उतने में ही माल बिकता रहता है और कोई भी आए कोई भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। मार्केट में जो है वो बायर्स एंड सेलर्स को प्राइस की पूरी नॉलेज होती है। फिर उसके बाद में यहाँ कोई एक्स्ट्रा मतलब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का कोई बहुत एग्जिस्टेंस नहीं होती कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट से कोई सेल पर किसी की असर पड़ रहा है, प्राइस पर असर पड़ रहा है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कोई मायने नहीं रखती है। एडवर्टाइजिंग कॉस्ट जो है वो भी कोई मायने नहीं रखती है। तो इस तरह से जो परफेक्ट कंपटीशन की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे सामने आ गई। अच्छा, और फिर सरकार का भी कोई प्राइस पे कंट्रोल नहीं होता। इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक और ये है कि सरकार भी कोई प्राइस कंट्रोल करने की बात नहीं करती है। सरकार फ्री छोड़ देती है, जिसको मार्केट तय कर ले जो भी प्राइस, उस प्राइस पर माल बिकेगा। ऐसा नहीं है कि सरकार ने तय कर दिया कि आलू जो है वो साहब 50 रुपए किलो बिकेगा ना, ये सरकार नहीं करती। नॉर्मल कंडीशन में ऐसा नहीं करती। फिर उसके बाद में हम लोग बात आती है कि जो परफेक्ट कंपटीशन में जो इक्विलिब्रियम होता है वो दो तरह से होता है। अब यहां पर आप देखिए दो तरह से इक्विलिब्रियम दिखाई दे रहा है, एक थ्रू टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू और एक थ्रू मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू। टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू से इक्विलिब्रियम और मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू से इक्विलिब्रियम। टोटल कॉस्ट क्या होती है और टोटल रेवेन्यू क्या होता है, पहले हम लोग बात करते हैं इक्विलिब्रियम थ्रू टोटल कॉस्ट एंड टोटल रेवेन्यू। यहां पर चूंकि हम लोग बात कॉस्ट और रेवेन्यू की कर रहे हैं, इसलिए पहले हम लोग बात कर लें कि टोटल कॉस्ट क्या होती है और टोटल कॉस्ट में कौन कौन सी कॉस्ट जुड़ी हुई होती है। टोटल कॉस्ट में फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट जुड़ी होती है। ये कॉस्ट के लिए हमारा वीडियो अलग है, आप कॉस्ट की डिटेलिंग में वीडियो वो अलग देखिएगा, लेकिन यहां पर चूंकि हम लोग बात टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू की कर रहे हैं, इसलिए बहुत शॉर्ट में मैं आपको खाली उनके शेप्स बता दूं, क्योंकि अगर वो शेप्स आपकी समझ में नहीं आएंगे तो आगे इक्विलिब्रियम समझ में नहीं आएगा। तो टोटल कॉस्ट क्या होती है, जो भी टोटल कॉस्ट होती है उसमें दो तरह की कॉस्ट शामिल होती है, एक फिक्स्ड कॉस्ट शामिल होती है और एक वेरिएबल कॉस्ट।
फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है? फिक्स्ड कॉस्ट वो होती है जो प्रोडक्शन शुरू होने से पहले हो चुकी होती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी ने फैक्ट्री डाली तो उसने जमीन खरीद ली, बिल्डिंग बना ली, मशीन लगा ली, अभी प्रोडक्शन 1 यूनिट का भी नहीं हुआ, लेकिन बिल्डिंग बनाने में, जमीन खरीदने में और मशीन खरीदने में उसके पैसे लग गए। तो ये कौन सी कॉस्ट है? फिक्स कॉस्ट। और ये एक ही बार लगेंगे, ये बार बार नहीं लगेंगे। यानी प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा तो फिर बिल्डिंग नहीं बनेगी, ना जमीन खरीदी जाएगी, ना मशीन खरीदी जाएगी शॉर्ट रन में। तो अब शॉर्ट रन में क्या हुआ कि ये फिक्स कॉस्ट हो गई। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती हैं? वेरिएबल कॉस्ट होती हैं कि जो प्रोडक्शन बढ़ने के साथ बढ़ती हैं और प्रोडक्शन कम होने के साथ कम हो जाती हैं। अब प्रोडक्शन अगर 0 है तो वेरिएबल कॉस्ट कुछ नहीं होगी। वेरिएबल कॉस्ट जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी। तो अब मान लीजिए कि कहीं टोटल कॉस्ट जो है वो 3000 रुपए है, तो अब ये 3000 रुपए फिक्स कॉस्ट है और वेरिएबल कॉस्ट जो है वो प्रोडक्शन शुरू होगा तो होगी। अब मान लीजिए अगर हम ये कहें कि कहीं प्रोडक्शन वेरिएबल कॉस्ट 500 रुपए है, तो अब टोटल कॉस्ट क्या होगी? 3500 हो गई। इसमें ये फिक्स कॉस्ट 3000 रुपए और वेरिएबल कॉस्ट 500 रुपए। फिक्स कॉस्ट कर्व इस तरह का होता है, यानी प्रोडक्शन अगर 0 है यह है फिक्स कॉस्ट और यह है प्रोडक्शन। अब अगर प्रोडक्शन फिक्स कॉस्ट जो है वो कितना है? 3000। अब 3000 कितना है कि अगर प्रोडक्शन 0 हुआ तो भी 3000 है और प्रोडक्शन 100 यूनिट का हुआ तो भी 3000 है। तो अब फिक्स कॉस्ट कर्व इस तरह का होता है। वेरिएबल कॉस्ट कर्व किस तरह का होता है? शॉर्ट रन में वेरिएबल कॉस्ट कर्व इस तरह का होता है। यह है वेरिएबल कॉस्ट कर्व। यह वेरिएबल कॉस्ट कर्व जब प्रोडक्शन 0 है तो वेरिएबल कॉस्ट भी 0 होगी और जब प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा, यहां है वेरिएबल कॉस्ट हम लोग लेते हैं, यहां है प्रोडक्शन या आउटपुट। ठीक है। अब क्या है कि जैसे जैसे आप देखिएगा कि प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है, वेरिएबल कॉस्ट वैसे वैसे बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती जा रही है। शुरुआत में देखिए वेरिएबल कॉस्ट बहुत तेजी से बढ़ती है और फिर उसके बढ़ने का रेट कम हो जाता है और फिर बाद में बहुत तेजी से बढ़ने लगती है। तो यहां लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन लागू होता है। इसके लिए भी आप पहले का वीडियो देखिए मेरा, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में यह है कि शुरुआत में जो वेरिएबल कॉस्ट है वो थोड़ा तेजी से बढ़ती है, लेकिन बाद में जब हम लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन यानी प्रोडक्शन का वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो हमारी पर यूनिट कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट कम होती जाती है, जिससे हमारी पर यूनिट कॉस्ट कम होती जाती है और बाद में फिर हमको ये बहुत तेजी से बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से वेरिएबल कॉस्ट ऊपर की तरफ जाने लगता है। तो वेरिएबल कॉस्ट कर्व का शेप इस तरह का होता है। टोटल कॉस्ट का शेप जो है इन दोनों को मिलाकर होता है और टोटल कॉस्ट कर्व का शेप इस तरह का होता है। ये हो गई हमारी फिक्स कॉस्ट, ये होती है हमारी वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट हमारी जैसे हमारा वेरिएबल कॉस्ट का शेप होता है उसी तरह का हमारा टोटल कॉस्ट का भी शेप होता है। क्यों? अब जैसे मान लीजिए यहां 3500 रुपए हमारा टोटल कॉस्ट है, तो फिक्स कॉस्ट 3000 है और 500 रुपए वेरिएबल कॉस्ट है। अब ये कब है? 1 यूनिट पर। अगर हम 2 यूनिट पर देखें तो फिक्स कॉस्ट हमारी 3000 रहेगी, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट हमारा यहां हो गया 500 से बढ़कर 700, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? 3700। तो आप देखिए यहां कि टोटल कॉस्ट यहां 3500 थी और यहां फिक्स कॉस्ट 3000 थी और वेरिएबल कॉस्ट 500 थी। यहां 3700 हुई 2 यूनिट पर, तो यहां वेरिएबल कॉस्ट 700 हुई। तो आप देखिए कि यहां पर टोटल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट उसी का बिहेवियर सेम है, यानी जैसे 200 के बराबर वेरिएबल कॉस्ट बढ़ी उसी तरीके से 200 के बराबर हमारी टोटल कॉस्ट भी बढ़ गई। तो कहने का मतलब है कि जो शेप वेरिएबल कॉस्ट का होता है वही शेप टोटल कॉस्ट का भी होता है। तो अब बात ये हमारी समझ में आ गई कि टोटल कॉस्ट कर्व किस तरह का होता है। अब हम लोग इसके बाद में बात करते हैं कि रेवेन्यू कर्व किस तरह का होता है। टोटल रेवेन्यू, ये हम लोग अभी पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि रेवेन्यू कर्व किस तरह का होता है अंडर परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में क्या है? प्राइस चेंज नहीं होती, प्राइस फिक्स्ड रहती है, तो इसलिए उस पर्टिकुलर प्राइस पर जितना चाहे माल बेच सकते हैं। तो हमारा टोटल रेवेन्यू एक कांस्टेंट रेट से बढ़ता हुआ होता है, यानी टोटल कॉस्ट कर्व जो हमारा है वो इस तरह का होता है और टोटल रेवेन्यू कर्व हमारा कांस्टेंट रेट से बढ़ता हुआ इस तरह का होता है। ये है हमारा टोटल कॉस्ट और ये है हमारा
टोटल रेवेन्यू। अब इस टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू कर्व से हम लोग जब इक्विलिब्रियम करते हैं कि कहां पर प्रोडक्शन होगा, कितना प्रोडक्शन होगा और प्रोड्यूसर को कितना फायदा होगा, प्रॉफिट होगा, तो ये टोटल कॉस्ट और ये टोटल रेवेन्यू, इन दोनों कर्व को जब हम एक साथ रख दें तो हमको पता चल जाता है। अब मान लीजिए ये है हमारा ओ एक्स एक्सिस, ये ओ वाई एक्सिस, यहां हम लोगों ने ले लिया टोटल कॉस्ट एंड टोटल रेवेन्यू, यहां हम लोगों ने लिया आउटपुट और प्रोडक्शन जिसे आप कहें, और हमारी टोटल कॉस्ट कर्व इस तरह की है और हमारा टोटल रेवेन्यू कर्व इस तरह का है। तो अब हमको यहां दो पॉइंट मिले, एक पॉइंट मिला ए और एक पॉइंट बी, ये दोनों इक्विलिब्रियम के पॉइंट हैं। अब इन दोनों में हम लोग देखें कि एक ये पॉइंट है, इससे पहले ये गैप हमको दिखाई दे रहा है और इसके बाद ये गैप हमको दिखाई दे रहा है और फिर ये गैप हमको दिखाई दे रहा है। अब इन तीनों गैप्स का मतलब क्या है? यहां हम लोग देखें, यहां क्या हो रहा है, यहां जो टोटल कॉस्ट कर्व है वो हमारी ऊपर है और टोटल रेवेन्यू नीचे है। ए पॉइंट से पहले टोटल कॉस्ट यानी ब्लू वाली जो लाइन है ये टोटल कॉस्ट की लाइन है, ये ऊपर है और टोटल रेवेन्यू नीचे है। ऊपर होने का मतलब क्या हो गया कि टोटल कॉस्ट ज्यादा है और टोटल रेवेन्यू कम है। ए पॉइंट से पहले यहां पर टोटल कॉस्ट ज्यादा क्यों है और टोटल रेवेन्यू कम क्यों है? क्योंकि टोटल कॉस्ट में फिक्स्ड कॉस्ट भी जुड़ी हुई होती है और फिक्स्ड कॉस्ट चूंकि ज्यादा होती है तो शुरुआत में हम प्रोडक्शन जब कम कर रहे होते हैं तो हमारा रेवेन्यू तो हमको एक पर यूनिट के हिसाब से मिलता है, लेकिन कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट तो सारे के लिए एक साथ लग गई है, तो इसलिए जो टोटल कॉस्ट होती है वो ज्यादा हो जाती है और टोटल रेवेन्यू कम रहता है। तो यानी कि यहां पर होता है क्या, हमको ये हो रहा है लॉस। तो अगर हम ए पॉइंट पर इक्विलिब्रियम कर लेंगे यानी ओ क्यू के बराबर प्रोडक्शन कर लेंगे तो हमको सिर्फ लॉस होगा। ए के बाद अब देखिए आपके टोटल कॉस्ट कर्व नीचे आ गया और टोटल रेवेन्यू कर्व ऊपर चला गया, यानी हमको जब हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के हमें फायदे मिलने लगे तो हमारी कॉस्ट बढ़ तो रही है लेकिन बढ़ने की स्पीड कम है और हमारा रेवेन्यू एक कांस्टेंट स्पीड से बढ़ता जा रहा है। तो अब ये जो पोजीशन है ये सारी काहे की हो गई, ये सारी पोजीशन हो गई हमारी प्रॉफिट की। तो अब हम कहां तक प्रोडक्शन करेंगे? मान लीजिए ये आप ये कह सकते हैं ये पॉइंट जो है वो हमारा, ये जो सी और डी पॉइंट है, ये जहां पर OQ1 है, ये हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट का पॉइंट है। तो आप कह सकते हैं कि साहब हम सी तक ही प्रोडक्शन करें यानी OQ1 तक प्रोडक्शन करें, हमको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। ठीक, बिल्कुल, पर यूनिट मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। तो अगर आप यहां तक प्रोडक्शन करेंगे तो आपको ये सारा प्रॉफिट मिलेगा, ठीक, और ये लॉस आपको उसमें से निकालना पड़ेगा क्योंकि पहले आपको लॉस हुआ है, बाद में प्रॉफिट हुआ है, तो लॉस बीसी में से एडजस्ट हुआ। तो आप देखेंगे तो हमको कुल मिलाकर तो कुछ ज्यादा मिला नहीं, लेकिन अब अगर हम प्रोडक्शन यहां तक करें यानी OQ2 तक करें यानी बी पॉइंट तक, तो ये प्रॉफिट भी हमको मिल जाएगा। भले ही ये प्रॉफिट पर यूनिट धीरे धीरे कम होता जा रहा है लेकिन ये प्रॉफिट हमको मिलेगा, यानी कि अब हमको ये पूरे एरिया का प्रॉफिट मिल जाएगा। तो हम प्रोड्यूसर क्या चाहता है, मैक्सिमम प्रॉफिट चाहता है, तो बी पर इक्विलिब्रियम करेगा। बी के बाद अगर वो प्रोडक्शन करता है, मान लीजिए OQ3 पर प्रोडक्शन करने के लिए कहा जाए, तो क्या होगा, फिर ये लॉस हो रहा है और फिर उसको लॉस मिलने लगेगा यानी उसके प्रॉफिट में से फिर लॉस निकलने लगेगा। तो इसलिए अब वो बी से ज्यादा प्रोडक्शन नहीं करेगा और ए से कम प्रोडक्शन नहीं करेगा। ए और बी के बीच में उसे मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है और बी पॉइंट पर वो मैक्सिमम प्रॉफिट ले रहा है, इसलिए हमेशा इक्विलिब्रियम की पोजीशन बी पॉइंट पर होगी थ्रू टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन। अब इस वीडियो को आप लोग ध्यान से सुनिए और इसका जो चैनल है हमारा, इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा,
ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इसका फायदा हो सके और नया वीडियो जब अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन भी मिल सके। थैंक यू।